हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आज हम लोग होमवर्क सीरीज 4 लेकर आए हैं और इससे पहले हम लोगों ने तीसरा नंबर का जो किया था वो एंशिएंट का एंड था, जिसको मुझे पूरा उम्मीद है कि आप क्या किए होंगे, उसको चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाया होगा। और उसके बाद हमारा था कि जैसे ही एक खत्म हो जाता है पूरा एक दिन जो है आपको पूरा का पूरा एंशिएंट का ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट में उस सबको पूरा कर लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब आते हैं, मेरा जो स्लोगन है, अब की बार 120 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, तभी जाकर आपका माइंड फोकस रहेगा, क्योंकि आप जितना कट ऑफ रहेगा उससे 20 नंबर 10 नंबर आगे रहेंगे। इसीलिए अब की बार 120 पार। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग आज जो है लूसेंट हिस्ट्री मेडाइवल, जो कि हम लोगों ने जो चैप्टर है वो 27 से 31 चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आपको आ रहे हैं, उन सब पर हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे पहला जो है मेडाइवल का जो चैप्टर है वो है आपको भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, इसमें कुछ फैक्ट है जिसको याद रखना है। ये इसको हल्का सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका कुछ फैक्ट है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो था 712 में, वो इंपॉर्टेंट है। बस इसको थोड़ा सा अपना जो भी है जो इंपॉर्टेंट है उसमें का वो पढ़ लीजिएगा। महमूद गजनी का 2-3 फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, तो महमूद गजनी जो 17 बार आक्रमण किया था वो इंपॉर्टेंट हो गया। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025 में वो इंपॉर्टेंट है। और आपको महमूद गजनी के साथ जो आया हुआ था जो थे अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, उन लोगों के बारे में भी चर्चा है, वो उनको भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गौरी के ऊपर। मोहम्मद गौरी में भी 2-3 फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और दूसरा युद्ध 1192 में, और तीसरा युद्ध 1194 में। 94 वाला जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी जो जीत गया था। फिर उसके बाद उसका दूसरा वाला जो था तराइन का युद्ध, वो भी गौरी ने जीता था। और पहला जो था आपको तराइन का युद्ध 1191 में, उसको जीता था आपको ये पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको जहन में रखना है, आपको अपने दिमाग में रखना है। अब हम लोग मोहम्मद गौरी के बाद अब आते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसकी शुरुआत जो मोहम्मद गौरी 1205 में मोहम्मद गौरी मर गया, और फिर उसके बाद 1206 में उसने अपने सेनापति यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उसको भारत के उत्तर पश्चिम वाले भारत पे जो कि वो शासन किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। उसी के साथ और भी जो है बख्तियार खिलजी जो कि बिहार की ओर बढ़ा था, बिहार की ओर आक्रमण किया था। तो उन सब चीजों को भी याद रखना है। और ये जो स्थापना किया था वो गुलाम वंश की स्थापना किया था, जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक रहा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आपको कैमूर्स तक। इसमें से जो बीच में जो कैरेक्टर है, जो ऐबक जो इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश जो इंपॉर्टेंट है, फिर उसका बलबन जो इंपॉर्टेंट है, और रजिया सुल्तान, उन कैरेक्टर को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं आपको खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक है। उसमें आपको जो ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम किरदार है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से एग्जाम न केवल पीटी से ही बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका हिस्ट्री मेंस है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो भी उनके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाजार नियंत्रण को जो है बार बार मेंस में पूछा जाता है। और पीटी में क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विभाग की स्थापना की थी, उससे इंपॉर्टेंट है। और उसने गुप्तचर व्यवस्था का जो जाल बिछाया था, जो उसके शासनकाल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है। और कुछ जो दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, उन सब चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी को। फिर उसके बाद आते हैं आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है उसमें जो मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर कौन है, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत मेन कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को आपको बहुत ध्यान रखना है। उसने भी विभाग की स्थापना की और दक्षिण भारत के लिए वो सबसे ज्यादा परिचित है। मतलब वो अपने 5 योजनाओं की वजह से बहुत ज्यादा चर्चित है। और उसका जो अपना जो नीति था, वो सेक्युलर वाली नीति जो थी, वो भी बहुत ही बढ़िया था। उसके लिए वो जाना जाता है। और एग्जामिनर जो है, न केवल पीटी, यहाँ पर भी मेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, और जो कि आपको मेंस के लिए भी जब मैं क्लास लूंगा या मेंस के लिए भी वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं इन सब चीजों को भी चर्चा करूंगा। इसके लिए भी ध्यान रखेंगे। और
उस कैरेक्टर में फिरोज शाह तुगलक मतलब तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि उसने भी उसने जो दास व्यवस्था की स्थापना की, या आपको उसने भी विभाग की स्थापना की, कुछ करों को माफ भी किया और कुछ नए कर भी लगाए। तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। और इस चैप्टर को यानी कि सल्तनत काल को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके साथ ही साथ अब उसके बाद आते हैं तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इक्का दुक्का चीज है जो कि ध्यान में रखना है। एक तो खिज्र खान जिसने स्थापना किया था, और दूसरा याहिया बिन अहमद सरहिंदी जिसने लिखा था तारीख मुबारक शाही, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पिछला जितने भी हमने अभी बताए हैं उन सब के से रिलेटेड जितने भी किताबें लिखी गई, पुस्तकें हैं, उन सबको भी आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि ये सैयद वंश का हो गया। अब उसके बाद आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में जो मेन कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है वो एक बहलोल लोधी जिसने स्थापना किया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? सिकंदर लोधी का दो कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 1504 ईस्वी में क्या किया था, आगरा की स्थापना किया था, और दूसरा के गुलरुखी नाम से शीर्षक से जो है वो फारसी में किताबें लिखता था, वो इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोधी। और उसका और भी कैरेक्टर जो है वो जाना जाता है, उन सबको पढ़िएगा, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपको अंतिम जो है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है वो भी कैरेक्टर से भी आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि उसकी ही वही जो है हार गया, और उसके बाद जो है मुगल वंश का स्थापना हो गया। तो कुल मिलाकर ये है कि सल्तनत का बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसकी जो थी राजनीति व्यवस्था या अर्थव्यवस्था या इसकी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, उन सब को भी ध्यान में रखना है। और जितने भी विभाग हैं, कौन किसने स्थापना किया, उन सब को अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडाइवल में ये है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ चीजों को पकड़ लें तो 5 क्वेश्चन तो आ जाएगा। 5 क्वेश्चन में तो आपका सफलता और असफलता में भी तब्दील हो जाता है। तो इनका भी ऐसा नहीं है, इन सब का भी यह सिर्फ मॉडर्न ही नहीं है इंपॉर्टेंट, बल्कि ये सब चीज को भी गौर करना होगा। फिर अब आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं, इससे भी क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो मैं उस पर चर्चा करता हूं। एक तो SSTA यानी कि वंश है, यानी कि ये संगम वंश हो गया, सुलभ वंश हो गया, तुलुब वंश हो गया, और एक अरावेडु वंश हो गया। लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको तुलुब वंश, क्योंकि इसी में ही है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो है एक विजयनगर साम्राज्य का एक बढ़िया कैरेक्टर है, क्योंकि इसने न केवल शासन किया, बल्कि इसका रुझान, तो ये विद्वान भी था, इसका रुझान भी था, इसने किताबें भी लिखी, उन सब को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं। तो उन सब ये और इसके समय में आपको ये भी आया, मतलब कि विदेशी भी यात्री भी आए थे। हाँ, और एक चीज और बता दें कि विजय साम्राज्य में विदेशी यात्री भी बहुत लोग आए थे, चाहे निकोलो डी कोंटी हो गया, ठीक है, चाहे वो आपको अब्दुल रज्जाक हो गया, नोनुइज हो गया, ये पायोस हो गया, डोमिंगो पायोस हो गया। तो ये सब जो जितने भी आए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं आपको साइंस फिजिक्स चल रहा है, लूसेंट का वो फिजिक्स चल रहा है, उसमें चैप्टर 15 से 19 है। यहां पर तो था 27 से 31 है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये अब इसमें आ जाते हैं साइंस में, आपको जो चैप्टर नंबर 15 है स्थिर वैद्युत, इससे भी 1-2 क्वेश्चन जो है, स्थिर वैद्युत से 1-2 क्वेश्चन आप इसके अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ लेना है। साइंस से हमारा कहना है कि पढ़ना सभी को है, लेकिन फोकस करना है, जो उसकी बात मैं करूंगा यहाँ। अब जैसे चुंबकत्व है, चुंबकत्व में भी कुछ जो ये चुंबक का रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसके बारे में इसमें जानकारी। और फिर उसके बाद एक अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वाला एरिया, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपको रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता में भी ये थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़िएगा, इसमें कुछ पढ़िएगा। हाँ, और स्थिर वैद्युत में एक चीज ध्यान में रखना है कि मात्रक वाला जो क्वेश्चंस जो है वो अक्सर आते हैं, तो इसमें बहुत सारा मात्रक भी मिलेगा, ठीक है, उस सबको भी जान के रखना है इसके अंतर्गत। फिर विद्युत धारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं।
इसमें जो है आपको चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात की गई हो या आपको ये सेल की बात की गई हो, तो वो सब चीजें आती है। और फिर उसका परमाणु भौतिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एकदम ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उसका खोजकर्ता कौन है, ये सब चीज सभी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यहाँ पर आपको और भी जो है वो सूत्र के माध्यम से भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। और फिर अब आ जाते हैं प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण में नेशनल इश्यूज में पढ़ना है क्या, मई, जून, जुलाई। पहला मैंने पिछला पढ़वाया है क्या, तो आपको मार्च और अप्रैल पढ़वाया था। इस बार एक बढ़ा दिया हूं कि मई, जून, जुलाई का नेशनल इश्यूज पढ़ना है। नेशनल इश्यूज पढ़ना है, पहले मैं सारा नेशनल करवाऊंगा, फिर इंटरनेशनल करवाऊंगा, फिर इकोनॉमी करवाऊंगा। ये सब चीज को इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा आपको, तो ये आपको करने हैं। अब आ जाते हैं कि ये सब चीजों को देखिए, हमारा मेन मकसद है कि होता क्या है कि एक वैसे तो आप पढ़ते हैं अपने से, अगर खुद से पढ़ रहे हैं, और बहुत ऐसे लड़के हैं जो आज पढ़े फिर कल हो गया, फिर कल दूसरा उठा लिए या कल रुक गया। मतलब यहाँ पर हमारा मकसद है कि आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेबल पे रखिए और उसके बाद अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और पढ़ने के दौरान आपको मैंने बार बार कहा है, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे साइंस हो, उसका जो है आपको चैप्टर पढ़ने के बाद लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी करना है। और जब जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपको मेडिवल जो तीसरे दिन जैसे ही खत्म होगा, फिर उसके बाद एक दिन पूरा का पूरा आपको जो कर लिए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस को कर लेना है। इसके साथ ही साथ आपके पास वक्त मिलेगा तो आप घटना चक्र का भी कर लेंगे। फिर उसके बाद एक मार्क्समैन का आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, हमने देखा है कि 150 क्वेश्चन करके है, तो आप वो घंटे मतलब कि एक रख करके और फिर एग्जाम के ये चीज सोचना है अपने आप को कि हाँ, कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पर बैठे हुए हैं, और उस माहौल को क्रिएट करके आपको सारा मोबाइल वगैरह को स्विच ऑफ करके और फिर उसके बाद करना है। तो ये सब इस तरीके से आपको करते जाना है। और हमारा ये जो हम दे रहे हैं, आपका सीरीज आपको जो दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर भी, ये सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अपना जो भी अगर आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।